धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम का पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। उनके चयन की जानकारी मिलते ही उनके परिजनों और जानकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर हरिओम का कहना है कि प्राकृतिक खेती ही ग्लोबल वार्मिंग से बचाव का एकमात्र समाधान है। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम का नाम पद्मश्री के लिए चयनित होने पर उनके परिजनों में खुशी की लहर दिखाई दी। दरअसल किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने वाले डॉक्टर हरिओम बोले, जैविक रासायनिक खेती से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र समाधान प्राकृतिक खेती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा सरकार व गुजरात के राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती का मिशन जो कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से हरियाणा सरकार ने चलाया है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में ग्लोबल वार्मिंग एक विकराल रूप धारण कर रहा है और प्राकृतिक खेती से जमीन की जुताई व खरपतवार तथा उत्पादन लागत में कमी यानी खासा फायदा होता है तथा किसानों की समस्याओं का समाधान भी होता है। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्यपाल महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत जी और हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पद्मश्री के लिए मेरे नाम का चयन किया गया है और जो एक नया मिशन यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर शुरू किया गया प्राकृतिक खेती के नाम से हरियाणा सरकार ने, एक ये सपना प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से एक आम किसान तक पहुंचाया जाए। उनके इस सपने को एक मूर्त रूप या एक प्राण फूंकने का काम आचार्य देवव्रत जी ने किया। तो इसकी आज एक बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन और इसकी फर्टिलिटी लगातार कम होती जा रही है और जो भूमिगत जल स्तर है, जैसे हम यहाँ कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 फुट प्रतिवर्ष जो भूमिगत जल है, जो वाटर टेबल है, नीचे जा रही है। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे एक सीरियस इशू जो सामने आने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग एक अपना इस तरह से विक्रांत रूप या एक हिंसक रूप लेती जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है और जो खेती, जो अन्न उत्पादन हम वर्तमान परिस्थितियों में कर रहे हैं, उसमें लगभग सारी ही प्रैक्टिसेस हम ऐसी करते हैं जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन तीनों का विसर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और आपने इस वर्ष देखा भी होगा कि मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता आती जा रही है। ये साल जो 2023 का गया है, इसमें जो जुलाई का महीना था, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो 1901 के बाद आज तक का सबसे गर्म महीना था जुलाई का। और अगर अगस्त महीना देखा जाए और भारतीय एक मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन बताई जाए तो अगस्त के महीने में लगभग 36% बारिश कम हुई है। तो आपने और भी देखा होगा कि जगह जगह जैसे बादल फटने की घटनाएं काफ़ी हुई हैं इस बार और लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन आता जा रहा है, इसकी वजह से हमारी खेती प्रभावित हो रही है। कहीं बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं कहीं कम हो जाती हैं और ज़्यादा होती हैं तो इतनी होती हैं कि वहाँ जान और माल का नुकसान होने लगता है और जो फसलें खड़ी होती हैं वो भी नष्ट होने लगती हैं। तो इनके इलाज के लिए और दूसरा इसके अतिरिक्त जैसे यूरिया का प्रयोग, जो लगभग मनुष्यों के अंदर भी, पशुओं के अंदर भी और फसलों के अंदर भी अनेक तरह के कीट और बीमारियों को जन्म देता है। असंतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग होता है। यूरिया के ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से असंतुलन होने लगता है। दूसरे पोषक तत्व हैं जो 17 पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए, और इसके अतिरिक्त यूरिया जैसे खादों का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से फसल में
कीट और बीमारियां बढ़ने की वजह से जो रासायनिक दवाइयां हैं उनका प्रयोग भी बढ़ने लगा है। इन चीज़ों की वजह से हर जगह एक असंतुलन आने लगा है। जमीन में ही नहीं, जमीन के स्वास्थ्य में ही नहीं, पौधों के स्वास्थ्य में, पशुओं के स्वास्थ्य में, आदमी के स्वास्थ्य में लगातार एक गिरावट, एक बीमारियां जैसे बढ़ती जा रही हैं। और इसकी एक मात्र अगर हम इलाज चाहिए इन सारी चीज़ों का, जो भी एक समस्याएं भारतीय कृषि में आती जा रही हैं, मैं कहता हूं कि प्राकृतिक कृषि उसका बहुत एक अच्छा इलाज है, समाधान देता है हर तरह से। क्योंकि प्राकृतिक खेती में जमीन की पोषक तत्व, जमीन का जैविक कार्बन बढ़ता है और जमीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे लगभग 60 से 70% कीट व बीमारियों का संतुलन का कंट्रोल अपने आप विश्व में हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें 4 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन 4 तत्वों की वजह से 3 गैसें बनती हैं और यही 4 तत्व जीवाणुओं का भोजन होती हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं का और केंचुओं का भोजन बनती हैं। और इसलिए प्राकृतिक खेती का सबसे पहला क्या डेफिनेशन आती है, क्या परिभाषा आती है कि क्या है प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती को अगर संक्षेप में हम कहें तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। जब मिट्टी में, भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इनसे जो केंचुए हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। और जब इनकी दोनों की संख्या बढ़ जाती है तो इनके दोनों के शरीर ही एक तरह से मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन और कार्बन का, जैविक कार्बन का भंडार होते हैं। और जब इनकी लगातार बढ़त होती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, तो लगातार इनकी मृत्यु भी होने लगती है, डिके भी होने लगता है। और जो हम खेत में अवशेष वगैरह डालते हैं उनको खाकर भी ये डिके कर देते हैं और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो तत्व ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनको खा करके, जो अवशेष होते हैं उनको खा करके इनका जीवाणुओं का और जो अर्थवर्म है, जो केंचुआ है, उनका शरीर बन जाता है। और जब ये इनका डिके होता है, ये मरते हैं, तो उससे ह्यूमस बन जाता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बन जाता है। उस ह्यूमस से पौधों का शरीर बन जाता है और जो पौधे, जो अवशेष होते हैं, अवशेष के रूप में जमीन में वापस लौट आते हैं। तो इनका एक सर्कल बन जाता है, यानी कि जो तत्व ग्लोबल वार्मिंग करते हैं इनका एक सर्कल बन जाता है, जमीन से शुरू होकर के वापस अवशेषों के रूप में वापस जमीन में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक खेती में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जबकि जो जैविक खेती है और रासायनिक खेती है, दोनों में ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अधिक मात्रा में होती है। और प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं कि वो सभी हम प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें जीवाणुओं की और केंचुओं की संख्या बढ़ती है। इसमें जैसे जीवामृत, घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं और आच्छादन यानी कि मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, खेत की कम से कम जुताई करते हैं और जीवाणुओं को भोजन के रूप में हरी खाद या अवशेष प्रदान करते हैं। और जो घास वगैरह होते हैं वो भी काट के खेत में एक मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और इससे अलग अलग तरह के, कई तरह के पौधे भी उसमें लेते हैं, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और पानी भी अधिक नहीं देते हैं, जिसको वापसा बोलते हैं। तो इस तरह से ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसमें जीवामृत का प्रयोग करके किस तरह से ज़मीन में बिना जुताई किए मल्चिंग का प्रयोग करते हुए कई कई फसलें हम ले सकें।